नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 35 लाख से ज्यादा महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर है जो आपको बताने जा रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को अब संपत्ति में बराबरी का हकदार बनाने को लेकर त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने पर अब मोहर लग गई है। सरकार ने महिलाओं को लेकर इस फैसले में नियम शर्तों के साथ ये फैसला लिया है। पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम भी अब खाता खतौनी में दर्ज करने को मंजूरी दी गई है। वहीं अगर महिला का तलाक हो जाता है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तब भी महिला को उसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर महिला निसंतान है या फिर उसका पति 7 साल से ज्यादा समय से लापता है, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी है। जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है महिलाओं की सह खातेदारी को लेकर के, ये मैं समझता हूं कि इन 4 सालों का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और ये रिफॉर्म केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश में जाएगा। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो हम भागीदारी की बात करते हैं, विकास में सबकी समान भागीदारी की बात करते हैं, इससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो 50% शक्ति है कहना चाहिए, उस ताकत का इस्तेमाल राज्य के विकास में होगा और राज्य में आने वाले समय में इसके व्यापक परिणाम होंगे जो राज्य के चहुमुखी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी के एफटीआई मैदान में उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। ये जानकारी आपको दे रहे कार्यकर्ताओं के साथ जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने रखे कई प्रकार के सुझाव। कार्यकर्ताओं से पर्यटन को लेकर सुझाव मिले हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बताया ग्रीष्मकालीन बजट सत्र को लेकर उनका कहना है कि पिछले साल कोरोना की वजह से अंतिम 2 दिनों का बजट सत्र देहरादून में करना पड़ा और वहीं इस बार प्रदेश सरकार गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र करने जा रही है। उनका ये कहना है कि जहां गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहीं प्रदेश की जनता के अनुरूप हुई और वायदे पूरे किए जाएंगे और सत्र सरकार वहां पर संपन्न करेगी। तो सीएम का कुमाऊं का दौरा रहा, जहां पर संवाद उनके द्वारा किया गया। बजट सत्र को लेकर उन्होंने चर्चा की। तो कुमाऊं पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से संवाद भी मुख्यमंत्री ने किया। तो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव रिटर्न में दिए हैं जी, और उन सुझावों पर अध्ययन करके और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सर, गैरसैंण में आप ग्रीष्मकालीन बजट वहाँ पहली बार कराने जा रहे हैं, किस तरह का खास बजट होगा क्योंकि अंतिम बजट? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछला बजट भी गैरसैंण में ही हुआ था, लेकिन कोविड के कारण जो अंतिम 2 दिन थे, हमको मध्य सत्र में निर्णय लेना पड़ा कि उसको देहरादून में करना चाहिए। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, इसलिए ये ग्रीष्मकालीन जो हमारा सत्र है वो वहाँ पर हम कर रहे हैं और जो बजट सत्र है वो वहाँ पर संपन्न होगा। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता और जनता से जो वायदा हमने किया था उसको हम पूरा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरे को लेकर कांग्रेस के विरोध को पुलिस ने बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया।
हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने बलपूर्वक उनसे मुख्यमंत्री का पुतला छीन लिया और इस दौरान पुलिस की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नोक-झोंक और धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास को लेकर हर तरफ नाकाम नजर आ रहे हैं, लेकिन जब भी विपक्ष मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करता है तो मुख्यमंत्री पुलिस को हथियार बनाकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर छीनाझपटी यहाँ पर चल रही है। आप इसको देख सकते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की और बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक रितु खंडूड़ी, मुकेश सिंह कोहली, दिलीप सिंह रावत, केदार सिंह रावत, गोपाल सिंह रावत, राजकुमार और वर्चुअल माध्यम से विधायक और भरत सिंह चौधरी और मनोज रावत भी जुड़े। पौड़ी में 191 सीएम घोषणाओं में से 116 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 75 पर कार्य प्रगति पर है। वहीं उत्तरकाशी में 123 सीएम घोषणाओं में से 68 पूरी हो चुकी है, जबकि 55 पर काम चल रहा है। और रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो 36 घोषणाओं में से 22 पूरी हो चुकी है, जबकि 14 पर काम किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में ऐसी परंपरा कभी भी नहीं रही जब सीएम घोषणाओं की समीक्षा की गई हो। इस कारण से जनता के प्रति लापरवाही होती रही है। घोषणाओं पर कभी काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन केवल नई नई घोषणाएं होती रही। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि जो घोषणाएं की जाती हैं समय समय पर उनकी समीक्षा भी की जाए। उत्तराखंड को दिए गए 18वें CSIS-IG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 बुधवार को सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा गया। यह अवार्ड उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है। उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त होने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाइन और महत्वपूर्ण पहल है। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। सीएम ने कहा कि कार्यालयों में सूचना तकनीकी के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार होगा। शुक्रवार 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए ये ई गवर्नेंस अवार्ड दिया था। उत्तराखंड की ओर से ये अवार्ड NIC और गोपन विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त किया था। बुधवार को उक्त अधिकारियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये अवार्ड सौंपा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत शासन के बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि बीजेपी विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया। रितु खंडूड़ी ने कहा कि कैबिनेट ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी सह खातेदार बनाने का फैसला लिया है। महिला मोर्चा सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। त्रिवेंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बेहद गंभीर हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये बातें उनके द्वारा कही गई। जो फैसला हुआ है हम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है, इसलिए संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। एक तो अपनी सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा आज, कि पैतृक संपत्ति में पत्नी का अधिकार होगा। जो डिवोर्स्ड हैं या त्यागी गई हैं
और वो दोबारा अगर शादी नहीं करती हैं तो उनका भी अधिकार उस संपत्ति, पैतृक संपत्ति पे होगा। साथ ही साथ जो चाइल्डलेस कपल हैं, जिन कपल्स में बच्चा नहीं होता है और अगर पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी का अधिकार उनकी संपत्ति पे होगा। तो ये जो कार्यक्रम 2017 से महिला को सशक्त करने का उत्तराखंड सरकार चला रही है, उस जो चल रहा है वो कार्य, उसमें एक ज़बरदस्त कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और ये केवल एक संपत्ति की बात नहीं है, मुझे लगता है सम्मान के अलावा, सशक्त करने के अलावा आर्थिक जो हम स्वतंत्रता चाहते हैं अपनी महिलाओं के लिए, वो भी इस निर्णय से मिलेगी। क्योंकि अब महिलाएं अगर संपत्ति में उनका अधिकार होता है तो वो बैंक से जाकर लोन ले सकती हैं, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकती हैं। तो इसलिए सम्मान की तो बात ही है और साथ ही साथ हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। इसलिए हम आज बहुत खुश हैं और अपने मुख्यमंत्री जी को, जो महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमें दोबारा से एक और ऐसी योजना दी, एक और ऐसा एक निर्णय लिया है, एक लॉ बनाया जा रहा है जिससे हम और सशक्त होंगे, मजबूत होंगे और उत्तराखंड के विकास में हम लोग भी भागीदार होंगे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2020 में संशोधन के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कृषि ऑर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण का डिजाइन प्रस्तुत करें। इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को देते हुए कहा कि जनपद के क्लस्टर वार निर्धारित आउटलेट स्थलों का सर्वे कर ले। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति अपने जनपद में लगाए जाने वाले आउटलेट के स्थल चयन की कार्यवाही करेंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसानों को उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पाद के उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना में कुल 1300 आउटलेट लगाए जाएंगे। और देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ISBT चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिनेश अग्रवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार इस नारे को भूल गई। अगर जल्द बढ़ती महंगाई पर सरकार ने काबू नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपदा स्थल से अब तक 61 शव बरामद हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको चमोली से दे रहे हैं। 34 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 27 शव अभी भी अज्ञात बताए जा रहे हैं। चमोली आपदा में बता दें आपको कि 143 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। NTPC में फंसे लोगों में से 13 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। कुछ की शिनाख्त हो गई है, लेकिन कुछ अभी भी अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो चमोली आपदा में जो त्रासदी जो आई चमोली में, उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं कि 61 शव अभी तक की बात की जाए तो बरामद हो चुके हैं। 34 शव उसमें से जिनकी शिनाख्त हो गई है, वहीं 27 शव अभी भी अज्ञात बताए जा रहे हैं, जिनकी शिनाख्त, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि 143 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। त्रासदी जिस तरीके से चमोली में देखने को मिली, आपदा आई, उसको लेकर वो जो अपडेट फिलहाल जो वहां पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अभी भी 143 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 34 शव अभी तक बता दें कि शिनाख्त जिसकी हो चुकी है, लेकिन 27 अभी भी अज्ञात बताए जा रहे हैं और अभी तक 143 लोग लापता है।
ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित सोहलदेव की जयंती के मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत और राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयंती के मौके पर हरीश रावत और बीजेपी के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने सोहलदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में खींचतान देखने को मिली। हालांकि कुछ देर बाद कार्यक्रम में शांतिपूर्वक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थिति को संभाल लिया गया। समिति की तरफ से विनय पांडे जी का स्वागत करेंगे। विनय पांडे जी का स्वागत करेंगे मंच पे। हमारे बड़े भैया बहुत ही बढ़िया मंच। मियां मिट्टू कितना ही बल है, लेकिन जमीन पर तो कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो घोषणाएं हवाई थी या उनका क्रियान्वयन जो कह रहे हैं हमने पूरी कर ली, वो बात हवाई है। दोनों से एक हवाई है, नहीं तो जमीन को कुछ दिखाई देना चाहिए। सर, पंजाब चुनाव में बड़ी जीत हुई, कांग्रेस का प्रभारी वहाँ पर किस तरह? मैं पंजाब की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ और वहाँ के कांग्रेस के लोग अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से लड़े और उनको जनता ने आशीर्वाद दिया। ये एक प्रकार से हमारे लिए ये जो 4 साल का हमारा कार्यकाल रहा है उनका इंडोर्समेंट भी है। और जो किसान आंदोलन को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, उसको कुचलने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ भी एक पंजाब की जनता का मैंडेट। पंजाब के अंदर चाहे दिल्ली बॉर्डर पे कहिए, सारा कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, उसमें किसान तो है ही नहीं। और आपको पता है कि आज जहां अभी मेरे एक विपक्षी साथी बोल रहे थे कि जमीन पे कोई कार्य नहीं दिख रहा विकास का, मैं समझ रहा हूँ सारे विकास को पूरी दुनिया गा रही है। आज उत्तराखंड के विकास को देखिए, जगह जगह कितने फ्लाईओवर बने हैं। 4 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा देहरादून, हरिद्वार, जहाँ जहाँ नजर जाएगी आपके बड़े जितने भी हमारे मेट्रो सिटी उत्तराखंड के, सब में फ्लाईओवर, सड़कें, इतना विकास कार्य। आज ऑल वेदर रोड देखिए आप किस प्रकार से, कितनी तेज गति से कार्य हो रहा है। रेलवे स्टेशन 3 साल में रेलवे स्टेशन खड़ा हो गया यहाँ पर एक रिकॉर्ड समय में। किस प्रकार से डोबरा चाटी पुल जो समय से लटका पड़ा था भ्रष्टाचार के कारण, और ये जानकी पुल, कितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो विकास की, जहाँ तक विकास की, तो हम यहाँ, मैं आया था यहाँ पर महाराजा सोहेलदेव की जयंती के उस पर बोलने के लिए, यहाँ राजनीतिक भाषा सुनने को मिली तो मुझे बोलना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पौड़ी बिताई मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग 2013 से इस सड़क से लाभान्वित होने वाले दर्जनों गांव लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस मोटर मार्ग का डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिस वजह से इस मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले दर्जनों गांव के ग्रामीण लोक निर्माण विभाग पौड़ी के दफ्तर पहुंचे और अधिशासी अभियंता का घेराव किया। ग्राम प्रधान ने कहा कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इस सड़क से होते हुए पौड़ी पहुंचते हैं, लेकिन मोटर मार्ग की हालत इतनी खराब है कि इसमें गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना भी दुश्वार है। अब उन्होंने लोक निर्माण विभाग की पौड़ी को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर मोटर मार्ग का डामरीकरण नहीं किया जाता तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। वो तो पेंटिंग से 4-5 साल पहले हो गई थी, मतलब ये लगाओ आपकी 100 मीटर तक। आप आए हो डीजे वाले नहीं यार, पता नहीं है अभी तो थोड़ा मीटिंग चली यहां छोड़ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी के बाद भी लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधा पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। उधम सिंह नगर में एक इलाका ऐसा भी है जो राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, जिस इलाके का राजस्व ग्राम सूची में नाम न होने की वजह से ग्रामीण सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जसपुर विधानसभा के भोगपुर डेम इलाके के तीर्थनगर के ग्रामीण अपनी जिंदगी बिना सरकारी सुख सुविधाओं के जी रहे हैं। कच्चे मकानों पर ही रहने को मजबूर हैं। एक और सरकार बिजली, पानी, सड़क, शौचालय की योजना हर क्षेत्र में पहुंचाने का बिगुल बजा रही है, लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं से यहाँ के ग्रामीण कोसों दूर है। ना तो यहाँ रहने के लिए पक्के मकान है, ना ही चलने के लिए सड़क है, ना ही शौचालय है और ना ही उपचार के लिए अस्पताल है।
उधम सिंह नगर के निवासी सूबे के पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि जो गांव राजस्व गांव में शामिल नहीं हो पाए हैं उनकी रिपोर्ट जिले से बनकर शासन को जाती है और अगर जो गांव इस तरह से रह गए हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी और निश्चित रूप से इन गांवों का राजस्व गांव का दर्जा इन गांवों को मिलेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको ये बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र के नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल के दौरे पर हैं। नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है। नैनीताल के अफसरों के साथ आज सीएम बैठक करेंगे। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल के दौरे पे आज दूसरा दिन है। ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम। तो आज तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के यूओयू ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दूसरा दिन आज नैनीताल दौरे का उनका रहेगा। 20 करोड़ से ज्यादा के कामों की शुरुआत होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है और आज ये बताया जा रहा है कि तमाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र के नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है। अफसरों के साथ बैठक करेंगे और जिले जिले जाकर मुख्यमंत्री इस तरीके से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करें। ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहां उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूओयू के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो आज के मुख्यमंत्री के दौरे का जो कार्यक्रम, उसकी अपडेट, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा के कामों की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो लगातार एक के बाद एक घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री का नैनीताल का है और आज के दौरे में तमाम कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। अंकित काला उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। अंकित, 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा है, आज के दौरे में क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री काफी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी के तहत मुख्यमंत्री अभी हल्द्वानी में मौजूद है, जहां सुबह 11:30 बजे जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, इसके जो प्रशासनिक भवन है, इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसके बाद करीबन 12:30 बजे एक उनकी प्रेस वार्ता होगी। इस प्रेस वार्ता में सरकार की ओर से अब तक क्या कुछ विकास की योजनाएं संचालित की गई है और जो उनका 2 दिनों का जो दौरा था विशेष रूप से, उसमें उनकी तरफ से क्या कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके मंथन किया गया है या जो योजनाएं संचालित की गई है या जो लोकार्पण की गई, उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देंगे। और इसके बाद करीब 1:15 बजे मुख्यमंत्री हल्द्वानी से देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर के 2 दिवस के जो ये दौरा रहा दीपिका, इसमें मुख्यमंत्री ने कोशिश यही करी कि एक तो कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुटने के लिए जो आह्वान जो है उनकी ओर से किया गया है। दूसरा, जिस तरीके से जो हमारी कुमाऊं बेल्ट है, वहां पर विकास की जो योजनाएं हैं और जो सरकारी योजनाएं, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपने इन 2 दिवसीय दौरे पर करी है। बिल्कुल, तो किसी भी जीत में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है अंकित, और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और खबर लक्सर से है, कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के नगराध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में लक्सर में पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश सचिव और लक्सर विधानसभा प्रभारी प्रदीप चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और इस मौके पर प्रदीप चौधरी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी उत्तराखंड में सत्तारूढ़ हुई है, तभी से प्रदेश में विकास का पहिया थम गया है। हर तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो गांव-गांव, गली-गली जाकर सरकार की नाकामियों की पोल खोलने का काम करें। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम सिंह सैनी ने कहा कि
प्रदेश को बचाने और तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए बीजेपी को सत्ता से दूर करने और कांग्रेस को सत्ता में लाने की बेहद जरूरत है और इसी के लिए सभी कांग्रेसियों को तमाम मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होना पड़ेगा। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश रस्तोगी और महिला मोर्चा नेता विमला पांडे ने भी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के टिप्स दिए। आप उसका काम करेंगे। हमारे बड़े भाई जिसको श्री प्रदीप चौधरी जी आपके भी। और वही मसूरी में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आप पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने देहरादून जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और उन पर तमाम शिकायतों की जांच को 15 दिनों के अंदर पूरा कर कार्रवाई करने की मांग की है। नवीन पिरसाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी मसूरी द्वारा नगर पालिका और पालिका अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे घोटालों और मनमानी की जाँच में हो रही देरी और लीपापोती के खिलाफ एक पत्र जिलाधिकारी देहरादून को सौंपा गया है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि नगर पालिका और पालिका अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम सबूत होने और मसूरी के तमाम लोगों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय जनता में रोष है और ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन भी इसमें दोषी है। उन्होंने पत्र में तमाम बिंदुओं को प्रमुखता से रखा है। नगर पालिका और नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनुज गुप्ता जी के कारनामों। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhbar.com पर विजिट भी कर सकते हैं।